हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम सीखने वाले हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो ये जो गांव है विलेज पालमपुर, इट इज़ एन इमेजिनरी विलेज। ये एक काल्पनिक गांव है। इस गांव की मदद से हम गांव के अंदर होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। तो अगर हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी लेते हैं तो उसमें किन बातों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है? वो है कैपिटल, गुड्स, लेबर और कुछ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। ये सब जब हम मिलाते हैं तो फाइनली हमें अलग अलग तरह के गुड्स मिल सकते हैं और कहीं पर सर्विस मिलते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कह सकते हैं कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनपुट ऑफ रिसोर्सेज। इनपुट मतलब जो चीज़ें हम उसमें डालते हैं, उसके बाद होता है प्रोडक्शन प्रोसेस और उसके बाद हमें मिलता है एक आउटपुट। जैसे हम एक गांव लेंगे तो गांव में एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर में इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा ज़मीन, उसमें डालने वाले बीज, पानी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और लोगों की मेहनत। ये सब इनपुट है। उसके बाद वो जो क्रॉप्स हैं वहाँ पर उगते हैं तो वो जो है दे आर अंडरगोइंग ए प्रोसेस और फाइनली हमें जो अनाज मिलेगा दैट विल बी द आउटपुट। सो अगर हम पालमपुर गांव लेते हैं, ये किसी भी एक नॉर्मल गांव की तरह है जहां पर खेत होंगे, अलग अलग तरह के अनाज जहां उगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट टू दैट इज़ वहाँ कुछ गलियां होंगी जहां घर होंगे, सेटलमेंट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, गांव में नदी हो सकती है और गांव के लोग। इसके अलावा इस गांव में, पालमपुर गांव में स्पेशल बात यह है कि इस गांव के पास एक ऑल वेदर रोड है। वैसे तो सभी गांवों के पास ऑल वेदर रोड नहीं होते, कच्चा पक्का रास्ता होता है, रेनी सीजन में हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट इस गांव के पास एक ऑल वेदर रोड है। ओके, और ऑल वेदर रोड होने के कारण यहाँ पर हम देखेंगे बुलक कार्ट्स, जैसे कि जनरली लोडेड विद जैगरी, गुड़ के साथ टांगे जा रहे हैं। आज के ज़माने में तो टांगे हम देखते भी नहीं हैं और बहुत से लोगों को पता भी नहीं टांगा होता क्या है। टांगा जो है घोड़ा गाड़ी को कहते हैं। देन देर इज मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ये सब हम इस ऑल वेदर रोड पे देखने को मिलता है। अब पालमपुर की कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है? एक है सबसे पहला फार्मिंग। 70-75% लोग जो हैं इसी एक्टिविटी में जुटे हुए। नेक्स्ट टू दैट इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। छोटे छोटे कारखाने होंगे जहां पर कुछ ना कुछ बनाए जा रहे हैं, तो ये अदर एक्टिविटीज़ में आता है। देन देर इज़ डेयरी। अब गाय है, वहाँ पर एनिमल्स हैं तो डेफिनेटली दूध देते हैं और दूध के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसे जो ये सब कुछ होता है दैट इज़ ए डेयरी। देन देर इज़ शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो कि पालमपुर गांव में होता है। अब हमारा पहला सवाल, पालमपुर अगर हम लेंगे इसे हम मॉडर्न विलेज क्यों कह सकते हैं? द रीजंस आर, फर्स्ट वन, इट हैज़ अ ऑल वेदर रोड, connects Palampur to nearby villages. दूसरा है different type of transports are seen on the road, जो हमने अभी अभी देखा। थर्ड, most of the houses have electric connections, जो कि सभी गांव में नहीं होता। Then they have tube well that is runs on electricity. So tube wells जो है, आजकल कुआं खोदने का फैशन चले गए। आजकल हर जगह ट्यूबवेल्स होता है, तो एक ट्रक आएगी बड़ी ड्रिलिंग मशीन के साथ, ज़मीन में बड़ा ड्रिल करेगी, एक नॉर्मल कुएं से 3-4 गुना ज़्यादा गहरा होगा और उसमें ट्यूब्स डालेगी, यानी पाइप्स डालेंगी और उसे मोटर से कनेक्ट किया जाता है एंड फाइनली वी गेट वाटर। दिस इज ट्यूबवेल्स। देन इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अब गाँव में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक हेल्थ सेंटर है। तो ये गाँव में जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल नहीं है, इसे हेल्थ सेंटर कहते हैं। देन देर इज 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। ये सब हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि पालमपुर इज अ मॉडर्न विलेज। नाउ दिस कम्स फॉर 5 मार्क्स। ओके, ऑल यू हैव टू राइट इज 5 पॉइंट्स, एनी 5 पॉइंट्स विच विल टेल यू व्हाई पालमपुर इज अ मॉडर्न विलेज। अब इसके बाद आता है यहाँ के सेटलमेंट्स, यहाँ के घर। अब गांव ले लो तो गांव में अमीर गरीब होते हैं, तो यहाँ कुल मिला के कुछ 450 फैमिलीज, इनमें से 80 अपर कास्ट मतलब रिच लोग हैं यहाँ पर। एंड दे ओन मेजॉरिटी ऑफ द लैंड। ज़्यादातर अच्छी ज़मीनें, उपजाऊ ज़मीन, फर्टाइल लैंड इनके पास है। दे हैव, घर भी अच्छे हैं,
यानी घर कैसे बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स. देन 150 दलित फैमिलीज. ओके, ये जो दलित फैमिलीज हैं, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट. द नेक्स्ट वन इज दे हैव स्मॉलर हाउसेस ऑफ मड एज वेल एज स्ट्रॉ. तो इनके घर जो हैं मट्टी के बने हुए हैं, ऊपर से स्ट्रॉ है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. तो ये हो गया पालमपुर गांव का सेटलमेंट्स की कहानी. तो ये लोग कहाँ रहते हैं, ये जो 150 दलित फैमिलीज हैं, ये कहाँ रहते हैं, गांव के किसी कोने में रहते हैं, किसी एक साइड में, एक कॉर्नर में रहते हैं. तो इसे हम देखेंगे तो पालमपुर का जो सेटलमेंट्स है, ये द लैंड या सेटलमेंट्स है, दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो अगर हम पालमपुर को ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि पालमपुर का जो सेटलमेंट है, ये जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी अनइक्वल. अब हम बात करते हैं अलग अलग तरह के प्रोडक्शन की. अगर हम कोई भी प्रोडक्शन लेते हैं तो उसके 4 फैक्टर्स होते हैं. सबसे पहला होता है लैंड, जमीन की जरूरत होती है. सेकेंड वन इज लेबर. थर्ड वन इज फिजिकल कैपिटल. अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल में आता है वो सारी चीजें जिसकी जरूरत होती है कोई भी चीज की प्रोडक्शन में. जैसे कि अगर मैंने एग्रीकल्चर लिया तो एग्रीकल्चर में फिजिकल कैपिटल क्या है? फिजिकल कैपिटल में वो सारे मशीन, टूल्स, इंप्लीमेंट्स, ये सब चीजें आ जाएंगी. इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, बीज, ऑल दीज थिंग्स विल कम इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल कैपिटल. लेकिन इस फिजिकल कैपिटल में 2 कैटेगरीज हैं. एक होता है फिक्स्ड. अगर मैंने फिक्स्ड लिया तो वो चीजें जो मैं हर साल इस्तेमाल कर सकता हूं, बार बार इस्तेमाल कर सकता हूं, उसे मैं कहूंगा फिक्स्ड. जैसे कि कुछ टूल्स होंगे, मशीन होगी, बिल्डिंग होगी, तो ऑल दीज थिंग्स कम इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड. इसी तरह से वर्किंग कैपिटल होता है. वर्किंग कैपिटल मतलब विच इज वन टाइम यूज. जैसे कि बीज है, एक ही बार डालना है, इट्स ओवर, उसके बाद अगले साल फिर से बीज लाना पड़ेगा. अगर हम फार्मर से काम करवा रहे हैं, लेबर से काम करवा रहे हैं, तो शाम को उन्हें पैसे देने हैं, तो मनी इन हैंड विल ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ वर्किंग कैपिटल. अब अगला आता है ह्यूमन कैपिटल. तो अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है वहां के गांव वालों का कलेक्टिव स्किल, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनकी काबिलियत. ओके, या कभी कभी एक संस्था होगी, पूरी संस्था और उनकी पूरी टीम और उनकी काबिलियत. तो ये ह्यूमन कैपिटल क्या बताता है? ये बताता है लोगों की क्षमता. इट टेल्स अबाउट ह्यूमन पोटेंशियल और उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी. सो ये जो है एक्चुअली कंट्रीब्यूट करता है किस चीज के लिए? गांव के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. वहां कुछ नया हो, दैट इज इनोवेशंस एंड सोशल डेवलपमेंट. तो गांव का किसी तरह का विकास होना है तो वो जो है किस बात पे निर्भर करता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन पोटेंशियल. अब आपको एक सवाल आता है, विच कैपिटल इज कंसिडर्ड बेस्ट? ये चारों में से जो हमने अभी सीखे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल. तो हमारा आंसर है ह्यूमन कैपिटल. क्यों? क्योंकि कोई भी चीज यूजलेस रहेगी जब तक ह्यूमन बीइंग्स उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करें. So answer में आएगा human capital is considered to be the best because it is the major asset for any economic activity success. अब investment in human capital will provide higher income. तो इसीलिए हमें किस जगह पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? वो है ह्यूमन कैपिटल में. जैसे आपकी मम्मी डैडी हैं, किस पे इन्वेस्ट करते हैं? आप पे, आपकी पढ़ाई पे, आपके स्किल्स पे, आपके कैरेक्टर पे, तो आपके स्वभाव पे. तो दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल. तो ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. अच्छा, ये सब चीजें, ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स लेबर फॉर प्रोसेसिंग द इनपुट्स, नॉलेज और enterprise required to produce the output. So this will be your answer for the question which capital is considered best. अब हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन ये भी आता है फिजिकल कैपिटल, जो कि हमने अभी अभी सीखा. क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक्सप्लेन फिजिकल कैपिटल, मेंशन इट्स डिफरेंट टाइप्स विद एग्जांपल. तो हमने देखा था फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है? इट इज वैरायटी ऑफ इनपुट्स दैट इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. अब इसमें आ जाता है टूल्स, इंप्लीमेंट्स, मशीन्स, रॉ मटेरियल. अब 2 तरह के फिजिकल कैपिटल होते हैं, एक फिक्स्ड, एक वर्किंग. फिक्स्ड मतलब जो हम हर साल इस्तेमाल कर सकते हैं.
So fixed capital can be used in production over many years. Example, tools and machines. Working capital मतलब one time use, लेकिन उसकी जरूरत है. So working capital, raw material and money in hand are called working capital. The working capital is used during the production activity, resulting in finished goods and services required. Production requires various raw materials like seeds used by farmers. So ये जो बीज है that will also come in the category of working capital. Some money is always required. तो अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं कैश हमेशा चाहिए and that also comes in the category of working capital. अब हम आगे बढ़ते हैं. जैसे हमने देखा 4 चीजें चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एज वेल एज ह्यूमन कैपिटल. तो लैंड अगर मैंने लिया तो लैंड के बारे में फर्स्ट थिंग, लैंड इज फिक्स्ड. सेकंड है वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. तीसरा है ओवर यूज करेंगे तो जमीन खराब हो जाएगी. और चौथा हमने देखा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. ये था इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड. अब अगर मैंने कहा लैंड इज फिक्स्ड तो गांव का मेन प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर. सो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज एग्रीकल्चर एंड लैंड इज फिक्स्ड. नेक्स्ट टू दैट इज यहां कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं. कंस्ट्रेंट्स मतलब कुछ रुकावटें. कंस्ट्रेंट्स इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि देयर इज नो एक्सपेंशन. जितना जमीन है उतना ही जमीन है, उसको बढ़ा नहीं सकते. क्यों? क्योंकि जमीन का स्वभाव है लैंड इज फिक्स्ड. So since 1960 there has been no expansion in land under cultivation. लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ वेस्ट लैंड थे उसे हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू कल्टिवेबल लैंड्स. अब आया इस जमीन पे अगर हमें ज्यादा उत्पादन करना है तो क्या करना है. सबसे पहला चीज है गो फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग. अब मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है? ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन वन ईयर. एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाना इज कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग. अब जब रेनी सीजन आता है तो रेनी सीजन में जो क्रॉप्स उगाते हैं उसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स. अब खरीफ क्रॉप्स जो हैं, वेरी कॉमन एग्जांपल इज राइस. यू विल सी रेनी सीजन में हर जगह इंडिया में चावल उगाया जाता है जहां अच्छे से बारिश होती है. द नेक्स्ट वन इज जवार. जवार जहां थोड़ा बारिश कम होती है ऐसी जगह पर उगाते हैं. बट ये दोनों जो हैं दे कम इन द कैटेगरी ऑफ खरीफ. वैसे भी मैक्सिमम क्रॉप्स इन इंडिया आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड दे कम इन द कैटेगरी ऑफ खरीफ क्रॉप्स. फिर बीच के जो गैप्स में उगाते हैं दे आर कॉल्ड एज जायद क्रॉप्स. जैसे वाटरमेलन है या टमाटोज हैं, मिर्ची हैं, दीज थिंग्स कम. विंटर में उगाए जाने वाले क्रॉप्स होते हैं राबी क्रॉप्स एंड क्लासिक एग्जांपल इज व्हीट. व्हीट को बहुत अच्छे से ठंडी चाहिए तभी वो उगेगी, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में व्हीट को उगाते हैं, खास करके नदर्न प्लेन्स में. तो व्हीट है. अदर वन इज मस्टर्ड. दीज टू आर वेरी कॉमन क्रॉप्स ऑफ राबी. तो ये बातें आपको समझ में आनी है. तो यहां पर क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? वन इज व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग. अगला है व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स एंड व्हाट आर राबी क्रॉप्स. सो यू शुड नो आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस. अब सवाल आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर. तो क्या क्या फायदे हैं हमें पता है. देखते हैं कैसे लिखेंगे. पहला है इट रिटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की फर्टिलिटी को संभालता है. इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैंने कॉटन उगाया, कॉटन क्या करता है मालूम है? इट टेक्स अवे नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. तो एक तरह से उसका न्यूट्रिएंट्स निकाल लेता है. तो इसीलिए उसके बाद उसमें उगाते हैं पल्सेस. पल्सेस क्या करता है? इट एड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल, इट एड्स टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है कंजर्व हो जाती है, संभल जाती है. सो इसीलिए हम कहेंगे इट रिटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. अगला है इट यूजेस द सेम एरिया फॉर मोर क्रॉप प्रोडक्शन. यानी एक ही जगह पर एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स उगा पाते हैं. थर्ड है फार्मर को पैसे मिल जाते हैं तो ही बेनिफिट्स इकोनॉमिकली. अगला आता है फार्मर्स इंक्रीज्ड अर्निंग मेक्स अरेंजमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल इजी. तो उसके लिए चाहे वो फिक्स कैपिटल हो या वर्किंग कैपिटल हो उसके लिए पैसे बन जाते हैं. नेक्स्ट इज इससे जो है इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. अगर कहीं पर मल्टीपल क्रॉपिंग हो रहा है तो वर्कर्स को साल भर कुछ ना कुछ काम मिलता रहेगा. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप. ओके, अब इसके लिए हमें चाहिए एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड. मॉडर्न फार्मिंग मेथड में 5 बातें आती हैं. सबसे पहला पानी चाहिए, जिसे हम कहेंगे इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब होता है पानी का अरेंजमेंट करना. कैसे भी करो, डैम से करो, कैनाल से करो, इलेक्ट्रिसिटी से करो या पंप सेट से करो.
अगला आता है HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, अच्छे क्वालिटी के सीड्स जो है कम समय में ज़्यादा उत्पादन देता है, दे आर कॉल्ड HYV सीड्स। अब HYV सीड्स के अलावा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें चाहिए। देन इट इज मशीन्स चाहिए। अगर ये चीज़ें रहेंगी देन द प्रोडक्शन विल बी फास्टर। तो ये 5 बातें हैं। पहला है पानी, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स। तो क्वेश्चन कैसे आता है? नेम द डिफरेंट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYV सीड्स? HYV सीड्स का फुल फॉर्म हमें पता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ओके, नाउ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हमारे देश में आया जब हमने इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे देश में सबसे पहला जो अच्छी बात हुई, दैट इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। पहले जो है 1 हेक्टर जमीन में वी यूज टू ग्रो 1300 kgs ऑफ व्हीट, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद प्रोडक्शन कितना बढ़ गया? इट इज 3200 kgs। तो इससे हमारा देश जो है एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। तो अगर मैं लेता हूं ट्रेडिशनल और मॉडर्न, दोनों में क्या फर्क है? ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल सीड्स इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न मतलब HYV सीड्स इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल मतलब काउडंग इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर करके, और यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर पानी नेचुरली आता है रिवर से, रेन से वगैरह, यहाँ पर आता है डैम से और कैनाल से। यहाँ पर होता है ह्यूमन लेबर और यहाँ पर है मशीन्स। यहाँ पर है बुलक्स फॉर प्लाविंग और यहाँ पर आता है ट्रैक्टर्स, मशीन की इस्तेमाल होती है। यहाँ पर होता है पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील कुछ ऐसा होता है, ओके। पर्शियन व्हील का इस्तेमाल होता है पानी के लिए, और यहाँ पर होता है ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल होता है, बस बटन ऑन करो पानी आएगा, ओके। अब आता है जमीन का, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो बहुत से टाइम ऐसा भी होता है जमीन का जरूरत से ज्यादा यूज हो गया। अगर जमीन का जरूरत से ज्यादा यूज हो जाता है तब क्या? ओके, तब क्या हो जाता है? सबसे पहला, कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन कैन लीड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल मतलब जमीन में पानी का लेवल होता है जो कुएं में देखने को मिलता है, तो उसका लेवल नीचे चले जाता है, तो देयर इज डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अगला है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर हम बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं लालच में आके, इससे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे और जमीन बेकार हो जाएगी। अगला है सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर दोनों अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, हो गया फिर, देन इट इज डिफिकल्ट टू रीस्टोर। इसके बाद आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ओके, हमने देखा कि पालमपुर का जो जमीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज वेरी अनइक्वल। मैक्सिमम एरिया जो है अपर कास्ट के लोगों ने ले लिया है, सारा फर्टाइल एरिया उनके पास है, गरीब लोग खाली वर्कर्स हैं वहां पर काम करते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? इससे जो प्रॉब्लम आएगा वो है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये है प्रॉब्लम्स जो आएंगे गांव में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के वजह से। ये एक क्वेश्चन आता है इस पर से। अब बात आती है लेबर। लेबर 2 तरह के होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। तो अगर मैं लेता हूं गरीब, स्मॉल फार्मर्स, वो लोग अपना खुद का जमीन उगाए पे काम करेंगे, और जो अमीर लोग हैं वो लोग दूसरे से काम करवाएंगे। तो अगर फार्म लेबरर्स लेता हूं, उनकी क्या जिंदगी होती? सबसे पहले उनके पास खुद की जमीन नहीं, दूसरा है तो भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे जमीन के, दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं, जहां पर जो कुछ भी हो गया उस पर उनका हक नहीं होता। दे विल गेट डेली वेजेस, रोज का रोज काम करेंगे तो काम पैसा मिलेगा, अगर किसी दिन काम नहीं करेंगे कोई पैसा नहीं मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट ने कहा है हर दिन 300 रुपया देना है अगर एक दिन काम करते हैं तो, और बहुत सी जगह उनको उतना पैसा मिलता नहीं है, कहीं कहीं 170 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट इज दे गेट वेरी लो वेजेस, तो बहुत कम वेजेस आते हैं, और वो भी वैरी करेगा, काम पर डिपेंड करेगा, एक खेत से दूसरे खेत में अमाउंट अलग अलग हो सकता है। ऑल दीज थिंग्स हैपन, दैट इज व्हाई इट इज सेड द वेजेस वैरी। द वेजेस विल वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, एंड फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फार्म, डिपेंडिंग ऑन वेदर सोइंग इज हैपनिंग, हार्वेस्टिंग इज हैपनिंग, एंड विच क्रॉप इज बीइंग हार्वेस्टेड। अब अमीर फार्मर क्या करता है? अरे उसके पास तो बड़ा सा खेत है, उसने जो भी अनाज उगाता है उसके बहुत पैसे मिलते हैं, सबसे पहले सेविंग में डाल देगा। दूसरा है कैपिटल खरीदेगा, इट कैन बी फिक्स्ड कैपिटल, इट कैन बी वर्किंग कैपिटल। ही विल बाय कैटल, ट्रक,
दुकान खोल सकता है, और उसके पास फिर भी पैसा बच गया तो वो लोन पर भी देगा एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, पैसा ही पैसा है उसके पास. So this is how medium and large farmers obtain capital for farming. अब आता है स्मॉल फार्मर. स्मॉल फार्मर क्या करता है? इसके पास पैसे नहीं होते तो वो एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ही विल बोरो इट फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, और उसको रिटर्न देने में उसकी हालत खराब हो जाती है. ब्रिंग्स ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे लोन्स. तो यहां सवाल आता है, हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग, जो हमने देखा. अदर वन इज हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स. तो स्मॉल फार्मर्स हमने देखा उनकी लाइफ कैसे रहती. दे वर्क ऑन डेली वेजेस. The wages vary from one place to another place, and whenever they are in distress they will go and take loan from rich farmers and again get into more distress, they get into more troubles. So इसके साथ जो है I conclude the chapter. Thank you.